देखिए तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो इग्नोर नहीं की जा सकती। पहली बात तो जितना भी मुस्लिम वोट था वो बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेट हुआ और उन्होंने हर उस उम्मीदवार को वोट दिया जो बीजेपी को हरा सकता है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो इस आरक्षण के नारे की वजह से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को चला गया, वो बीजेपी को नहीं आया। और तीसरी बात है, बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में मिलकर नहीं लड़े। उन्हें लड़ रहा था जीत तो जाएंगे, अगर मैं भी नहीं काम करूंगा, चलो एक ही हार जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसको तो मैं उड़ा दूं। ये और अलग अलग जगह लोग हैं, इन्होंने भी एक दो लोगों के नाम लिए हैं। ये सारे जो कैंडिडेट हैं इनको कोई ना कोई लाया और आपस में लड़ते रहे, और जब तक आपस में लड़ेंगे कभी सफल नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी और मंदिर पर अत्याधिक निर्भरता पार्टी ने कर ली थी। पार्टी को लग रहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है, मोदी जी का नाम है, योगी जी का काम है, तो हम कैसे भी अगर कैंडिडेट देंगे और तो वो मोदी के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर मुझे लगता है वो उम्मीदवार जीतेंगे। पार्टी का ये मान के चलना था। उस सेंट्रल लीडरशिप ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश संगठन को, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर लिया था कि उत्तर प्रदेश संगठन की कोई भूमिका नहीं रही, उसमें मुख्यमंत्री की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही, प्रदेश संगठन महामंत्री की कोई भूमिका नहीं रही। जिस तरीके से मोदी और अमित शाह जी को लग रहा था कि 2014 और 2019 में हमने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को फतेह किया है, हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें प्रदेश संगठन के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें निर्णय लेना है। मुझे लग रहा है उसके बाद प्रदेश के अंदर एक स्थानीय संगठन के अंदर ये लगा कि सब केंद्र को ही करना है, तो उन्होंने अपने आप को काफी हद तक विड्रॉ किया। ये भी एक बड़ा कारण रहा वहाँ के हार के अंदर। और फिर रजा सर ने जो बताया कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट पूरे एक तरफ चले गए, उसके अलावा मायावती का एक जो वोटर है वो पूरा चला गया, और जो राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया था कि आरक्षण खत्म होगा, इसके अलावा मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के लिए कहा था कि 8,500 रुपए महीने देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, वो भी चला है। कुछ हिस्सों में वो चला होगा गरीब महिलाओं के बीच में। उस पे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं होता। वो सिर्फ यूपी में चलेगा और बाकी जगह ऐसा नहीं होता। 72,000 तो उनके न्याय का पहले से हिस्सा था। 72,000 तो अगर 72 से क्या, मुझे लगता है दो, ये वाली बात सही है कि संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो एक वर्ग था जिसको लगता था कि भाई हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है, आरक्षण ही सब कुछ है, उनको जरूर हुआ। उसके अलावा और देखिए, बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कोशिश की गई, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बलिया, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, मछलीशहर, लालगंज, इन सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश बहुत की गई। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब एक बार सेंटिमेंट आपके खिलाफ चला जाए तो फिर उसको खींच के लाना थोड़ा कठिन। देखिए हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कैंडिडेट सिलेक्शन यूपी में बड़ा खराब हुआ उसकी। सर मैं आता हूं कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में इतनी बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट इतना कितना भी खराब हो, वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नाम काम, अमित शाह के सिस्टम पर, इस सब पर भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल सर। और इस बार के कैंडिडेट सिलेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 2019 या 2014 में नहीं होता हो। दूसरी चीज़ कि प्रदेश के नेताओं की सहमति से ही कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने तय किया हो। प्रक्रिया में आपको बता दूं कि प्रदेश चुनाव समिति पहले एक लिस्ट लेके आती थी। उस लिस्ट को दिल्ली ले आने के बाद प्रदेश के सभी बड़े नेता जो कोर ग्रुप में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्रजेश पाठक, ये 7-8 लोग बैठ के फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते थे और एक एक सीट पे उस डिसीजन होता था। और उसके बाद वो केंद्रीय चुनाव समिति में वो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जाती थी, जिनमें से अधिकांश सीट ऐसी होती थी जिसपे सिंगल नाम होता था। बहुत कम सीट ऐसी होती थी जिसमें 2 या 3 का ऑप्शन होता था। ऐसा नहीं था। एक चीज जरूर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये कर सकता था, प्रदेश पे थोप सकता था कि अधिकांश सीटों को हमें काटना है, क्योंकि 2 बार के सांसद बनने के बाद एक एंटी इनकम यूपी में टिकट नहीं काटे गए, पहली बात कम काटे, बहुत कम काटे। दूसरी चीज कि बिहार से जो आपने पूछा सवाल, वो वाकई बड़ा शानदार सवाल है कि ऐसा कैसे कि बिहार में जो फैक्टर काम नहीं करता वो यूपी में कर गया। उसकी वजह सौरभ ये है कि एक तो बिहार में जो यादव कम्युनिटी है ना, वहाँ के अति पिछड़ा या दलितों के लिए वो सामंती लोग हैं। फॉरवर्ड से उनको उतनी नफरत नहीं होती जितना उनको यादवों से एक डर बना रहता है कि ये ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। तो आमतौर पर उनकी एक टेंडेंसी रहती है कि उनके अगेंस्ट वोट करने की। दूसरी एनडीए के पास फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे चिराग पासवान वोटर्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट 5 से 6% है, जो कि चिराग पासवान के साथ ही मूव करता है। तो वो आरक्षण वाले नैरेटिव में उस तरह से नहीं फंसता कि अगर हमारा नेता इधर है तो हम इधर रहेंगे। जीतन राम मांझी बहुत छोटे पॉकेट के नेता हैं, 2-3 कंस्टिट्यूंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो भी इधर से, तो वहाँ भी उसको उन लोगों ने काउंटर किया। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ था, बिहार में उस रूप में वो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर अति पिछड़ा वोटर नीतीश कुमार के चलते एनडीए के साथ रहा था। इसको केवल बीजेपी की गलतियों के हिसाब से एनालाइज करना क्या ठीक होगा? क्या इसमें हमें अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ नहीं देखनी चाहिए? अखिलेश यादव 4 चुनाव हारे, हो सकता है यूपी की जनता ने कहा भाई 4 बार हारा चुके हो आप, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में 4 बार आपने एक व्यक्ति को हराया, इसको मौका दो। क्या मुमकिन नहीं है ये?
ऐसे दया करके कभी जनता किसी को नहीं जिताती। और क्या वजह ढूंढेगा, और वजह क्या होगा? देखिए रजत जी ने जो बात कही ना वो बहुत उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस बार 56 से 70 कुछ % जो है वो मुस्लिम वोट चला गया। अगर उसमें हम और देखें तो 14% वोट यादव वोट जो है वो विपक्ष की तरफ गया, 11% ओबीसी वोट गया। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं समझ आएगा। आप चाहे इसको उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, जेडीयू को देखिए मुस्लिम वोट पड़ता है तो जेडीयू जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखिए कि ममता बनर्जी ने भी इसका इस्तेमाल किया। उनको जो उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की बात की उसके कारण ममता बनर्जी को भी फायदा हुआ। एक मुश्त अगर कोई वोट पड़ रहा है तो उसका फायदा तो नेचुरली होगा। राहुल जी तो हमेशा से पड़ता है। नहीं और नहीं ऐसा है, कैसे कई हो बार बढ़ सकता है? जाता, कांग्रेस कई बार बांट देती थी। नहीं, लेकिन इस बार अगर ऐसा हुआ है तो वो दिखाई देता है। राहुल जी एक चीज ये, अगर आप जो राजनीति आप कर रहे हैं उसमें आप मुस्लिम के साथ खड़े होने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये भ्रम अगर किसी को है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिल जाएगा, पहले भी नहीं मिलता। मैं तो विपक्ष को कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन विपक्ष में भी है वो तो। एक चीज जरूर है जो अभी आपने सवाल कहा ना, 4 बार हारा वाला मसला नहीं है। जिस चीज को हम लोग कई बार कहते थे ना कि 5 यादव सिर्फ और सिर्फ परिवार हो, पाल, मौर्य, बिंद, शाक्य, ऐसे ऐसे लोगों को अखिलेश ने टिकट दिया। मैनपुरी में जब डिंपल गई तो जल्दी से आलोक शाक्य को जिलाधिकारी बनाया, ये जो जिलाध्यक्ष बनाए, ये जो छोटे छोटे काम किए जिसको भारतीय जनता पार्टी। और मेरे लिए सचमुच ये आश्चर्य का विषय है कि अगर राम मंदिर और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम हुआ है, मैं अभी ये कह रहा हूं कि ये अकल्पनीय है। ये किसी एग्जिट पोल सर्वे में नहीं पकड़ में आ सकता अगर लोग इस तरह से वोट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जब आप देखते हैं तो देखने का नजरिया ही अलग होगा। वहां ये फैक्टर सचमुच बहुत हावी थे जो नरेंद्र मोदी और योगी। अमित शाह ने इसी तरह के जातियों को इकट्ठा किया था उत्तर प्रदेश में, जी, जब उनको काम दिया गया था उत्तर प्रदेश का, और वो जो 72 सीटें जीती थी वो इसी इंजीनियरिंग का प्लान था। लेकिन मुझे लगता है उस इंजीनियरिंग को या उन लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई या उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, तो वो छिटक के फिर इधर उधर जाने लगे। 2014 में कुछ गए और बाकी बचे इस बार। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2000 ये विडंबना है कि 2014 जैसे आप कह रहे हैं बार बार हम लोग सभी कि यूपी की वजह से तस्वीर बदल गई इस चुनाव की। 2014 की तस्वीर भी सिर्फ यूपी की वजह से बदली थी, जो 282 आई थी बीजेपी की। अगर वहां सब 70 पार नहीं करते, उत्तर प्रदेश हाँ, तो यूपी तो तस्वीर बदलने वाली स्टेट है ही कि इतना बड़ा स्टेट है, 80 जहां से सीट आ रही है तो वो तस्वीर बदलेगा। मेरे ख्याल से ये सारी बातें प्रासंगिक हैं, सीटों को गलत सोशल इंजीनियरिंग, बैड टिकट सिलेक्शन, ये फलाना ठिकाना। लेकिन क्या है ना, सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो जब आप विफल हो रहे हो तो सब माइक्रो में जा रहे हैं, और जब जीत रहे थे तो मैक्रो सिर्फ एक ही व्यक्ति या 2 जनों का श्रेय, तो विफलता भी उन्हीं के सर है। जब जीतने का सारा श्रेय 2 व्यक्तियों के 2 ही व्यक्तियों के सर होता है, तो हारने का श्रेय भी उन्हीं पे। भाई उनका जो आखिर में पंडित जी बोले हर्षवर्धन कि सेंटिमेंट, वो तो एक लाइन में निपटा दी सेंटिमेंट की बात। सारा खेल ही सेंटिमेंट का है। अब आप उसको कितनी भी चीर फाड़ कर लो कि ये टिकट वहां, ये ऐसे शाक्य को इधर, वो उसको वहां, मौर्य को ये। नहीं, मेरी बात खत्म कर दो, आप तो बोलते ही रहते हो इतना। तो यार तो आप बोलेंगे। नहीं, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, कोई ऐसी बात। मेरा मानना है कि 2014 में जिस दिन 16 मई 2014 को चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने कहा था आज देश में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहली बार एक नॉन कांग्रेस इथॉस की सरकार पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हुई थी अपने मेजॉरिटी से। और आज पूरी तरह से वापस हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं, क्योंकि हम वापस से कोalition गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हम शायद उतना वापस नहीं घूमेगा ये मीटर, बट कमोबेश आज हम 2014 से पहले की स्थिति में लौट गए, अगर ये आंकड़े बने रहते। एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये है कि जो अखिलेश के परिवार के 5 लोग लड़ रहे थे, 4 आगे चल रहे हैं, एक शिवपाल के बेटे वो पीछे चल रहे हैं, करीब 23-24 हजार वोट से आदित्य पीछे चल रहे हैं। 298 देखिए एनडीए पहुंचा हुआ है। नहीं, आप जो बात कर रहे थे सेंटिमेंट भी, जो चीज हो, मैं कह रहा हूं वो हर स्टेट में क्यों नहीं है? हर स्टेट में भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गुजरात में नहीं दिखता, भाई एमपी में नहीं दिखता। राहुल महाजन कह रहे हैं कि जेडीयू को तो मुसलमान का वोट मिल रहा है। मेरे को तो इससे ज्यादा हैरानी की बात नहीं, मुझे बहुत डाउट है इस बात में। नीतीश कुमार को कौन देगा? अगर जेडीयू को नहीं मिलता तो इतनी सीटें नहीं सकता है, कभी मिलता था। अगर जेडीयू को देखिए, जेडीयू को अगर मुसलमान का वोट नहीं मिलता तो इतनी सीटें जेडीयू की नहीं आती।
नहीं लेकिन अभी मुसलमान वोट मिल रहा होगा, थोड़ा भरोसा कर पाना कठिन है। डिसएग्री, बट द थिंग इज, अब चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं और रजत जी ने इतनी अच्छी तरह से उनको आज वो दिया क्रेडिट की, कुछ भी बोले, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी प्रासंगिकता वापस स्थापित कर दी है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, इस पे भी कोई प्रकाश डालिए। अब ये कठिन है, ये तो अगले गोल चक्कर पे पता चलेगा, क्योंकि और ज्यादा प्रासंगिक तो नहीं बन जाएंगे वो, जो वो हिंट करना चाहते हैं हो गए होंगे, फिर तो नहीं पलटेंगे, बन नहीं सकते ना। और प्रासंगिक बुलवाना हमसे चाह रहे हैं, खुद बोल नहीं, तो इसीलिए तो हमने कहा ना अगले गोल चक्कर पे पता चलेगा। मुझे तो इसका उत्तर नहीं मालूम, मुझे तो किसी को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है ना, लेकिन ये प्रश्न तो खड़ा जेन्युइन है ना आज। तो ये तो टीडीपी के लिए भी प्रश्न हो सकता है, वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तो ये तो किसी के लिए भी प्रश्न हो सकता है ना। मुझे लग रहा है सर, जो परिणाम आ रहा है इसका भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जरूर असर दिखेगा। मतलब मुझे लग रहा है कि बड़े निर्णय पार्टी के संगठन में सर्जरी होगी। अमित शाह जी और मोदी जी इस परिणाम से निश्चित रूप से बहुत मतलब अचंभित होंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी चीज़ें को छोड़ेंगे भी नहीं। मुझे लग रहा है वो पार्टी के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन, बड़े निर्णय लेंगे। मतलब हो सकता है कि बड़े जो मंत्री केंद्र में रहे वो प्रदेश संगठन में जाए, बड़े प्रदेश के नेता है उनको हटाकर दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। मतलब वो पार्टी को रिस्ट्रक्चर जरूर करेंगे इस मामले को लेकर। अब जो मित्र दल या अलाई होगा वो अपनी पर्ची पे 3 नाम लिख के भेजेगा, इसको मंत्री बनाइए, न कि रिवर्स कि जो बड़ा दल है वो 3 नाम लिख के भेजेगा हम इसको मंत्री बना रहे हैं। वो सारी इक्वेशन बदल गई। सबसे पहले अगर ये रिजल्ट रहता है, सबसे पहले कहीं ऐसा तो नहीं अभी ऑपरेशन लोटस चल रहा हो, वो तो चलता रहेगा सर। वो मतलब किसी भी स्थिति में आए, वो 400 आता तब भी चलता रहता है। लोग अगर कोई छोड़ के आ रहा है, कोई जा रहा है, अच्छा किया आपने शब्द बोल दिया, इस पर मैं एक टिप्पणी करता हूँ। और संजीव जी कहेंगे कि अब मैं बहुत माइक्रो में जा रहा हूँ, मैक्रो बात नहीं कर रहा हूँ। वो माइक्रो दरअसल माइक्रो से जुड़ा हुआ है। एक सीट है मऊ की घोसी विधानसभा, दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी अपने यहां लेकर आती है और अपने मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। दारा सिंह चौहान ठीक चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले एक चिट्ठी लिखते हैं, वही चिट्ठी स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं, वही चिट्ठी धर्म सिंह सैनी लिखते हैं, धर्म सिंह सैनी सहारनपुर वाले। अब धर्म सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी में है, दारा सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो एग्जिट पोल जैसा हो गया। नहीं, मैं इसको बता दूं, ये जरूरी चीज है समझना। वो दारा सिंह चौहान, जब आप ढेर सारे लोगों को गालियां दे रहे थे और सुधाकर सिंह जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजपूत वोट है ही नहीं, वो सुधाकर सिंह वहां से जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि दारा सिंह चौहान, उसको आप ऑपरेशन लोटस मान लीजिए या मान लीजिए कि फिर से लौटा लिया। और ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर, जब आप अलग अलग समाज के लोगों को गाली दे के बैठे हुए हैं, अंतिम में आप चाहे पैर पड़ रहे हो, चाहे आप हाथ जोड़ रहे हो, वो छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बनती हैं, जिसको हम राजनीति में कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये अभी नहीं दिख रही है। तो आप जो कह रहे हैं वो एकदम, मैं भी वही बात कह रहा हूं, लेकिन माइक्रो जब देखेंगे तभी समझ में आया कि माइक्रो इतना गड़बड़ हो गया। महाराष्ट्र के बड़े नेता आजकल दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मैं अभी मिला था चुनाव के पहले। तो मैंने पूछा, भाई साहब अब भर्ती बंद हो जाएगी कि नहीं दूसरे पार्टी को, कि चलता रहेगा? तो बोले वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहेगी, हमारी कितना भी बहुमत है, भर्ती हमारे लगातार चलती रहेगी। तो मुझे लग रहा है पार्टी को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि कितने लोगों को लेकर आना है, लेकर आना है। एक थोड़ी सी अटपटी लगेगी शायद बात, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से पूरे मन से बात कर रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने को रिकास्ट करने की, अपने को जेन्युइनली अक्रॉस ऑल बोर्ड भारत का नेता स्थापित करने की। ये नहीं कि कुछ वर्ग नाराज है, कुछ वर्ग जोर से साथ है। मतलब ये उनके लिए एक, अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें एडवर्सिटी में, तो जेन्युइनली वो जो आज तक उनका कद रहा है, अगले 5 साल में प्राइम मिनिस्टर बन के उससे भी अपना बड़ा कद शायद बना सकते हैं, अगर वो अपना माइंड बना लें उस दिशा में कि मैं ट्रूली कई चीज़ों को ट्रांसेंड करूँगा, ट्रूली एक, क्योंकि एक्चुअली उनसे बढ़िया कोई बेट है नहीं इंडिया के पास, इसमें कोई दो राय मेरे मन में कभी भी कोई शंका नहीं है। मतलब ही इज़ द बेस्ट बेट, ही शुड रिमेन। बट अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अपने सारे सिस्टम में थोड़ा बहुत बुनियादी परिवर्तन लाएं, जिसको लेके आलोचना होती है, ये एजेंसीज, ये एक तरफा फलाना ठिकाना, उन सब बातों को लें और जेन्युइनली सबको, क्योंकि भारत में शिव जी की बारात का नेता ही अल्टीमेटली लॉन्ग रन में चलेगा, क्योंकि हमारा देश ही शिव जी की बारात है। देखिए, 2 चीज़ें हमको नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो 241 सीटें बीजेपी को आई हैं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो नहीं आ सकती, बिल्कुल, और साफ हो सकती थी। ये कई बार बीजेपी के साथ पहले हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छी सरकार चलाई थी, उनका बहुत नाम था, बहुत कद था, लेकिन स्ट्रेटेजिक
मिस्टेक्स हुई। नरेंद्र मोदी के पार्टी में स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स होने के बाद भी वो 240-242 सीटों पर पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उनको बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी बदलने वाले हैं नहीं। 13 साल गुजरात में उनके ऊपर क्या क्या प्रहार नहीं हुए, पार्टी से, मीडिया से, ऑपोजिशन से, उस समय की सरकारों से नरेंद्र मोदी नहीं बदले। 10 साल में उनको बदलने की बहुत कोशिश की गई, तरह तरह के इल्ज़ाम, तरह तरह की बातें उनके ऊपर कही गई। ये जो सब बातें हम सुनते हैं वो उन तक भी पहुंचती हैं, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलते हैं, वो बदलते नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि 242 आ जाएं, कि 272 आ जाएं, कि 400 आ जाएं, ही विल रिमेन द सेम, वो बदलेंगे नहीं। हाँ, उनको सरकार चलाना आता है और वो बाकी पार्टियों को लेकर के सरकार चला लेंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। देवेंद्र, कोई खबर अगर बीजेपी कैंप से मिल रही हो इस वक्त तो? फिलहाल तो सिर्फ बार बार वो यही बता रहे हैं कि हम लोग अब सरकार बनाने को लेकर उस पर हमारा मंथन चल रहा है, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार कि क्या अभी भी डाउट है कि यहाँ से जो नंबर्स हैं 298 को नीचे भी जा सकते हैं, तो उस बात को लेकर वो लोग निश्चिंत है। यूपी को लेकर जरूर बार बार ये सरप्राइज हो रहा है लोग कि आखिर क्या है, वजह क्या है। यूपी को अगर छोड़ दें, देखिए बाकी उड़ीसा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में सब ऐसे प्रदर्शन। ये अच्छा, इसका क्रेडिट तो मोदी को देना ही पड़ेगा 100%। कोई छत्तीसगढ़ में वो साय साहब के नाम पर तो वोट मिले नहीं है, नड्डा मध्य जी को प्रदेश तो में नहीं कोई दे सकते मोहन credit। यादव के नाम पर तो वोट, ये सब नरेंद्र मोदी के नाम पर है। बिल्कुल है। मैं उत्तर प्रदेश के वोटिंग परसेंटेज देख रहा था, अभी तक के बीजेपी को करीब 42%, 42% वोट मिला है। बसपा 9% पे है, तो जो आप कह रहे थे जो बटा हुआ 9% है वो किसको गया है? कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 10% कर लिया, जो 4 या 5% पे थे। सपा को करीब 32% वोट मिला है। सपा का वोट कितना बढ़ गया इसका मतलब? सपा का वोट वैसे तो पिछली बार आकलन मुश्किल है, क्योंकि साथ में लड़े थे, उनका 20% वोट था, तो एक तरह से 12% बढ़ गया। भाजपा करीब 50% पे पहुंच गई, तो भाजपा का वोट करीब 8-9% गिरा है। 8% बीजेपी का वोट गिरा है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का वोट अभी नेशनली जो दिखाया जा रहा है वो 38.5% है। 1.5% उसमें इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में 10% वोट हो गया, केरला में 16% वोट हो गया, और पंजाब में 17%। सीट नहीं आई लेकिन 17% वोट है, जो शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा है, उसको केवल 13% वोट है। वोट में अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज तो देश में बीजेपी को उससे ज्यादा ही मिला जितना पिछली बार मिला था। ज्यादा लोगों ने वोटरों की कमाई तो करी है नरेंद्र मोदी ने, वोटर तो आया है भाजपा की तरफ, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ बहुत जगह। अब सीटें क्यों नहीं आई, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी समीक्षा लगातार चलती रहेगी। देखिए, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल काम किया, लगातार काम किया बीजेपी को उस पोजीशन में पहुंचाने के लिए। उसका नतीजा है कि कम से कम एक पार्टी एस्टेब्लिश हो गई। लोग कहने लगे 1-2 सीट शायद इनकी आ जाए, सीट नहीं आए, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तब कम से कम बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वहां लड़ सके। जो कर्नाटक में एक जमाने में अडवाणी जी ने और अनंत कुमार ने किया था, कहीं नहीं थी। उन लोगों ने लड़ के मर के वहां पार्टी खड़ी की। रिजल्ट ये है कि आज कर्नाटक में बीजेपी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। ये तमिलनाडु में भी 10 सीटों का लॉस। तमिलनाडु में भी बीजेपी को 10.5% वोट है, अभी भी 10.5% वोट। तो इसका मतलब बीजेपी ने वहां प्रेजेंस तो अपनी दिखाई है। 7% वोट बढ़ा, और अन्नामलाई 3% था पहले, 3.5% था, तो 10.5% बीजेपी का 3 गुना बढ़ गया है। वोट बढ़ गया। अन्नामलाई अपनी सीट पे दूसरे नंबर पे है, करीब 18,000-19,000 वोट। ऐसे ही कोई पार्टी अपनी जगह बनाती है। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि अलाइज हैव डन बेटर देन बीजेपी। मतलब एनडीए 300 के पास जा रहा है। ये बात सही है आपकी। और हमारा शुरू से एक कॉमन सेंसिकल असेसमेंट ये था कि अलाइज विल बी अ ड्रैग, ये पीछे खींचेंगे बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को अगर 300 के आसपास ले जा रहे हैं तो एनडीए के अलाइज ले जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के कारण ज्यादा है। एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश है, वरना तो अलाइज ऐसा नहीं है। आप जो कि आंध्र प्रदेश जुड़ गया, इसलिए आपको अलाइज का नंबर ज्यादा दिख रहा है, वरना शिवसेना एनसीपी जेडीयू के बारे में तो कहा जा रहा है ठीक है वो ड्रैग करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। 35 से 40 के बीच की बात की जा रही थी बिहार में, क्योंकि बिहार में जो सोशल इक्वेशन है उस पर तो वैसे भी फिट बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छा एक चीज और है, अब इसमें अगर देखें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जहां नई जगह उन्होंने कोशिश की पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, वहां वो खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश को ज्यादा भरोसा हो गया था भाई। आप एक आम आदमी पार्टी है जिसको थोड़ा सेटबैक इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से अलायंस करके भी दिल्ली में अगर वो एक भी सीट नहीं पा रहे हैं, और दूसरा अगर पंजाब में जहां वो 13 की 13 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, अगर उनकी सीटें कम है तो ये भी उनके लिए चिंता की बात है कि
अब दिल्ली में कांग्रेस से अलायंस करने का नुकसान उनको पंजाब में तो नहीं हुआ। और अगर हम बिल्कुल बेसिक राजनीतिक दृष्टि से देखें रजत जी, तो अगर पिछले 10 साल को अपवाद की तरह छोड़ें तो 300 इज अ वेरी गुड नंबर फॉर एनडीए, मतलब फॉर अ गवर्नमेंट रनिंग अ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। मतलब 300 तो बहुत सॉलिड आंकड़ा है। कई बार जब आदत हो जाती है एक पार्टी की सरकार की, तब ये नंबर बुरा लगता है। अगर ये नंबर नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। अगर ये 2014 में आता तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रजत जी को आप सबसे मोदी जी को आप जानते हैं बड़े अच्छे से, आज इस नंबर पर मोदी जी खुश होंगे? नहीं, मोदी जी किसी भी नंबर पे खुश नहीं होते। 400 आते तो भी खुश नहीं होते। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी नंबर पर खुश होते हैं, किसी भी परफॉर्मेंस पर खुश होते हैं। मुझे मिनिस्टर्स बताते हैं, वो अगर हमें 21 काम बताते हैं, हम 23 करके ले जाते हैं, तो वो पूछते हैं ये 24वां क्यों नहीं हुआ। तो हिज एक्सपेक्टेशंस अपने आप से तो आज और अपने साथ पूछ रहे होंगे कि ये क्यों नहीं हुआ 400। नहीं, मतलब वो किसी भी नंबर से सेटिस्फाइड होने वाले नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल आदमी है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं और फिर चलाते हैं। जो सांसद जीतते हैं उनसे ये पूछते हैं कि आप चुनाव तो जीत गया, किन किन बूथ पे हारे हो, उसकी वजह क्या है ये बताओ। तो उससे आप समझ सकते हैं कि तो बहुत लोगों की रिपोर्ट ली जाएगी और वो अपने बारे में भी आत्ममंथन करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। प्रश्नावली लंबी हो जाएगी।